हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा साथ में इसके अलावा भी कोई टॉपिक यदि समझा दूंगा बच्चों, उसे भी तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मोललता किसे कहते हैं। थोड़ा आप लोग समझिएगा बच्चों, मोललता किसे कहते हैं। यहां से हम तीन चीजें एक साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सके बच्चों। एक हमारे पास पात्र है और इस पात्र में बच्चों हम है ना विलयन लेकर चल रहे हैं। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है बच्चों। विलयन में दो घटक होते हैं, एक तो होता है आपका विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। तो इसको मैं विलायक मानकर चला और इसमें बच्चों विलेय पदार्थ भी मिला देता हूं। दो घटक हैं, ध्यान रखो, दो घटक हैं बच्चों। एक तो आपका विलायक, एक आपका विलायक है बच्चों और दूसरा, इससे दो तीन आपका तैयार होगा परिभाषा, ठीक है। एक तो आपका विलायक है बच्चों और दूसरा होता है आपका विलेय। क्या होता है बच्चों? विलेय। इन दोनों को मिलाने से आपका प्राप्त होता है विलयन। क्या प्राप्त होता है बच्चों? विलयन। समझिएगा, जब दो या दो से अधिक घटक आपस में मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है विलयन। और विलयन में दो घटक कौन से मुख्य रूप से होता है? एक तो आपका विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। विलायक का मतलब जैसे आपके पास पानी है बच्चों, क्या पानी, और विलेय का मतलब जैसे पानी के साथ हम शक्कर मिला दें तो आपका C12H22O11। ये आपको सिंपल समझना है। अब मान लीजिए जब विलेय पदार्थ को हम विलायक में मिलाते हैं तो यदि ऐसा कहा गया कि किसी 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मिलाई जाए, विलेय के मोलों की संख्या, तो बच्चों आपकी मोललता कहलाती है। मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक क्लियर कि किसी विलायक, यहां पे आपका विलयन है, विलयन में विलायक होगा तो भाई किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? मोललता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोललता, जिसकी अभी हम परिभाषा पढ़ रहे थे। क्या बच्चों? मोललता कहलाएगी। यहीं पे यदि थोड़ा सा परिभाषा चेंज किया जाए कि यदि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में 1000 ml में विलेय के मोलों की संख्या, किसके बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या तो ये हो जाएगी बच्चों मोलरता। क्या हो जाएगी बच्चों? मोलरता। मोललता में क्या है? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और किसी विलयन के 1000 ml यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब नॉर्मलता, वहीं पे यदि हम नॉर्मलता कह देते कि नॉर्मलता क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता का मतलब यह है कि 1 लीटर का मतलब क्या है बच्चों? 1000 ml में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बच्चों नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? नॉर्मलता कहलाती है। क्या? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलिटी। तो तीन चीज बच्चों, जब 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या मिलाई जाए, मोलों की संख्या, तब वो मोललता। 1000 ml में, इसका मतलब 1 kg विलेय, 1 लीटर बच्चों, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाएगी। और जब 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी तब वो आपकी नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा यहां पे परिभाषा के साथ साथ फार्मूला जनरेट कर देता हूं कि मोललता क्या कहलाएगी बच्चों। मोललता का मतलब है 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम विलायक है आपके पास। क्या बच्चों? 1 किलोग्राम विलायक है और यहां पर आपका है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है सर, ये ठीक है, ठीक है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा अणुभार।
किसका अणुभार? विलेय का अणुभार। ठीक है, अब बच्चों 1000 का गुणा कब करते हैं? जब ये ग्राम किलोग्राम था बच्चों, अब ग्राम में आ गया, यानी विलेय। यहां पर क्या भाई, यहां पर थोड़ा सा बैक करते हैं। विलायक यहां पर कैसे हो जाए? विलायक का ग्राम में मात्रा आ जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लो कि जब अब विलेय की मात्रा को हम WB से वेट है, अणुभार को MB से, और बच्चों यहां पर 1000 विलायक को हमें यदि इसका हम मात्रा निकालें तो WA, ये आपका सूत्र जनरेट हो जाता है बच्चों। सुपर फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन करने आए, पूरा लेक्चर कराने नहीं आए हैं बच्चों। ठीक है, अब देख लो, चलो पहले पेज पर चलते हैं। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुभार की संख्या या मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि वेट होता बच्चों, विलेय को हम WB से, विलेय का आणविक द्रव्यमान हमने कहा MB से, और बच्चों 1000 बटे यहां पे ग्राम नोट कर ले, यदि किलोग्राम होता तो 1000 ना होता, इसको हम बच्चों WA से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यदि हमको मोललता की बात की जाती तो हम कहते WB बटा MB, WB बटा MB गुणे 1000 बटे WA। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, बाकी स्क्रीनशॉट ले ले। एक के साथ 3 क्वेश्चन यहां पर आपका क्लियर हो गया। और बात करते हैं बच्चों लवण सेतु। लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ा है, तो लवण सेतु का काम क्या है बच्चों? देखो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, 2 पात्र होता है। ठीक है सर, 2 पात्र में 2 विद्युत अपघट्ट होते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है। सिर्फ हम आपको शाब्दिक रूप समझाते हैं। इस इलेक्ट्रोड में चालक तार लगा रहता है, मान लीजिए लोड लगा है। ठीक है भाई, और इस तरीके से अब एक ही वायर के माध्यम से यदि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया क्या संभव हो सकती है? संभव नहीं हो सकती बच्चों। तो दोनों के विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए यहां पर यू आकार का बच्चों कांच का नली होता है, जो उल्टे यू आकार के रूप में सेट रहता है। इसमें अगर अगर की जेली भर दे दी जाती है तो केवल और केवल आयन को इधर उधर जाने देता है, बल्कि पदार्थ नहीं जाता। जैसे मान लीजिए यहां पर जिंक सल्फेट भरा हुआ है, तो जिंक सल्फेट नहीं जा सकता, केवल आयन प्लस माइनस इधर उधर जा सकता है। तो भाई ये जो दोनों विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है और विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया मान लीजिए, तो यहां से फिर से अंदर यहां तक आएगा, तभी तो परिपथ पूर्ण होगा। परिपथ पूर्ण मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन चला तो घूम करके वहां तक आएगा, तब परिपथ पूर्ण होगा। तो ये परिपथ को पूर्ण करता है और विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। कहीं पे प्लस चार्ज ज्यादा आ गया, कहीं पे माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को समाप्त कर देता है, जिससे बच्चों उदासीनता बनी रहती है। तो लवण सेतु के 2 कार्य हैं। विद्युत रासायनिक सेल हम बढ़िया आपको डीप में समझाएंगे, अभी लवण सेतु के 2 कार्य आप तैयार कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिक्रिया की तात्कालिक दर। बच्चों अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो नया पदार्थ बनता है। जैसे आप लोग मिलाते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, बनने वाला पदार्थ उत्पाद है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, बनने वाला पदार्थ उत्पाद है। तो समय के साथ अभिकारक में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी अभिकारक के सांद्रण में कितनी कमी हो रही है, वो रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है बच्चों। समय के साथ या उत्पाद में वृद्धि हो रही है। जब दूध से दही बनाओगे, दूध में धीरे धीरे कमी आएगी और दही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो उत्पाद में वृद्धि होगी और अभिकारक में कमी आएगी। तो समय के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। लेकिन एक किसी विशेष समय में जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होगी वो बच्चों यहां पर देखिए तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर कहलाती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम तात्क्षणिक दर भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? तात्क्षणिक दर। देखो तात्कालिक दर किसी अभिक्रिया की वह दर है जो समय की एक छोटी सी अवधि में होती है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में नगण्य मात्रा में परिवर्तन होता है। प्रतिक्रिया की तात्कालिक दर को अभिकारक के सांद्रण में कमी की दर या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह डेल्टा टी जानते हैं क्यों है? क्योंकि यह अल्प समय की बात की जा रही है कि समय बहुत नगण्य हो। एक विशेष समय में जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है उसमें अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है
उस अवस्था को हम बोलते हैं बच्चों तात्कालिक दर। ठीक है, तात्क्षणिक दर भी बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अभिकारक के सांद्रण में कमी आएगी। मैंने आपको एग्जांपल बढ़िया बताया कि दूध में कमी आएगी जब दही बनेगा, धीरे धीरे दही वृद्धि होगी, तो भाई अभिकारक में कमी आएगा, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, तो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद की सांद्रण में वृद्धि। लेकिन विशेष समय के लिए, किसी विशेष मतलब क्षण के लिए बच्चों, अल्प समय के लिए जब बात की जाती है तो तात्क्षणिक समय कहलाता है। और सारा चीज आपको YouTube पे सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी उपलब्ध है, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो उनकी भूल है ना। चलिए आगे देखते हैं, कीलेट को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कीलेट एक लिगेंड है बच्चों, कीलेट एक लिगेंड है। लिगेंड होता क्या है? जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। जैसे बच्चों यहां पर समझना, एक चीज मेरी बात को यहां पे समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए दो परमाणु हैं बच्चों, ठीक है, दो परमाणु हैं, ये आपका B है और ये आपका A है। दो परमाणु हैं और दो परमाणु में एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये जो A वाला परमाणु है ये B को कहेगा तू चिंता मत कर, हम तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब बोले भैया तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो चलो ठीक है दे दो। तो अब क्या करेगा, ये जो A है बच्चों वो B को इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जब कोई एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे करके बंध का साझा करता है उसे बोलते हैं बच्चों उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध। तो ये जो आपका A है वो जोड़े का इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन देने के साथ साथ बोलेगा तेरे बीच और हमारे बीच कोई ना कोई बंध बनेगा, ये आकर्षण होगा। तो भाई ये जो परमाणु है इसके साथ कौन सा बंध बनाता बच्चों? उपसहसंयोजी बंध। तो जितने भी आप संकुल यौगिक देखते हैं तो उनमें उपसहसंयोजी बंध बनना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जो आपका लिगेंड है वो लिगेंड बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। दाता परमाणु मतलब जो जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देता है तभी वो आपका लिगेंड कहलाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो कीलेट लिगेंड होते हैं, कीलेट लिगेंड में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कई सारे दाता परमाणु जुड़ जाते हैं और दाता परमाणु जुड़ने के साथ साथ एक वलय बना लेते हैं, कीलेट बना लेते हैं, इसलिए उन्हें हम कीलेट लिगेंड कहते हैं बच्चों। जैसे यहां पर देखो एथिलीन डायमीन, ये बच्चों आपका CH2 है, NH2 है, ठीक है, और बच्चों CH2 है, NH2 है, इसका नाम है एथिलीन डायमीन। यहां पे ये जो नाइट्रोजन है ये भी दाता परमाणु है, ये नाइट्रोजन है ये भी दाता परमाणु है, लेकिन इसमें दो एथिलीन डायमीन है। एक आपको यहां पे दिख रहा होगा, एक आपको यहां पे दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको मेंशन कर देता हूं बच्चों। ये आपका CH2 है, क्या बच्चों? CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2 है बच्चों, फिर ये सिंगल बॉन्ड है NH2 है, ठीक है, और यहां भी NH2 एथिलीन डायमीन है। अब यहां पे ये जो नाइट्रोजन है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यहां भी ये दोनों नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन किसको? कापर को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। ये बच्चों कापर है, केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है? कापर है। अब ये परेशान है भाई, चलो आने दो, क्या करें, जब कोई दे ही रहा है तो आने दो। फिर ये बच्चों आपका नाइट्रोजन है NH2, ठीक है, एथिलीन डायमीन के दो अणु हैं NH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये एथिलीन डायमीन है। अब इसमें हुआ क्या कि जब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक वलय बन जाता है, तो उसे हम बच्चों एक प्रकार से लिगेंड के नाम से जानते हैं। लेकिन वो जो लिगेंड है वो आपका कीलेट लिगेंड कहला जाता है। कौन सा लिगेंड बच्चों? 2 पॉजिटिव आयन है। यहां पर नोट डाउन कर लेना कि जब किसी संलग्नी में दो या दो से अधिक दाता परमाणु जुड़े होते हैं, यदि संलग्नी है दो दाता परमाणु, यहां भी संलग्नी, ये भी दो दाता परमाणु है, और एक धातु आयन से उपसहसंयोजी बंध बनाते तब एक वलयाकार संरचना प्राप्त हो जाता है, जिसे पूरे को बच्चों कीलेट कहते हैं, जिसे पूरे को वलय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा हमको समय लॉस नहीं करना है, सुपर फास्ट रिवीजन। चलिए बच्चों, गाटरमान कोच अभिक्रिया, इसमें बहुत सिंपल है कि बेंजीन के साथ हम क्रिया करा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को, और सीधा बेंजल्डिहाइड। कोई ज्यादा सोचेगा तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा भाई इतना डीप में चलो, हम रिवीजन करने आए हैं। ये बच्चों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का मिश्रण है और कुछ भी नहीं बेंजल्डिहाइड बनाता है। बेंजल्डिहाइड क्या होगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड CHO, और फिर अगले स्टेप में HCl और बाहर हो जाता है। बस यही अभिक्रिया है, ठीक है। अब बुक में कहोगे सर बुक में तो ऐसा नहीं रहता, बुक में तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, तो सॉरी बेंजीन है, ये आपका बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण है, और ये बच्चों बेंजीन बना लेता है बेंजल्डिहाइड।
CHO, ठीक है, और HCl जो है बाहर हो जाता है। बस यही अभिक्रिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। देखो बच्चों ये आपका बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में यदि आपका ये बॉन्ड है तो ठीक है, और यदि बॉन्ड नहीं है तो फिर आप गोलाकार बना दो, सिंपल, सबसे बढ़िया। मैंने कहा ना कि ये बेंजीन है, आप बॉन्ड में मत फंसो। यहां पे बच्चों मान लीजिए, ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया। इसको हम क्या करते हैं बच्चों कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेते हैं। यदि इसके मैकेनिज्म में जाओगे तो समय लगेगा, वो मैंने यूट्यूब पे कराया है पहले भी। तो जो यदि गाटरमान कोच अभिक्रिया नहीं दे, सर्च कर लो ना, शिव कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को बच्चों निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन पर प्रवाहित करते तो बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, सिंपल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। RNA और DNA में अंतर, कोई 3 अंतर आपसे बनना चाहिए। कितने अंतर बच्चों? 3 अंतर, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 3 अंतर आपको पता होना चाहिए। DNA का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA का मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो पहला जो अंतर है पूरा नाम, DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या बच्चों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA का बच्चों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो DNA है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। RNA में बच्चों केवल राइबोज शर्करा पाया जाता है। यदि इसमें क्षार की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब बच्चों जब हम RNA की बात करते हैं थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं DNA बच्चों तो ये संदेश वाहक के रूप में काम करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संदेश का पहुंचाने का, यानी संदेश वाहक जो आपके शरीर में जो आपके मतलब लक्षण है, आपके अंदर जो गुण है वो आपके पैतृक संतान में भी वही गुण होगा। ये DNA का काम है। ठीक है, जैसे कुछ गलत कामों पे DNA की है ना चेकिंग होती है। जे कहीं भी मान लीजिए कोई केस ऐसा हो गया जो कि बहुत ही गलत है, तो बोलते हैं भाई ये हमारा पुत्र नहीं है, हमारी पुत्री नहीं, तो वहां पर DNA चेकिंग होती है कि अनुवांशिक गुण आपके अंदर है कि नहीं। ठीक है, या कि कहीं पे किसी महिला के साथ ऐसा कुछ गलत काम हो जाता है तो फिर वहां DNA चेक होता है ना, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो DNA अनुवांशिक गुण का पहचान होता है कि आपका जो गुण है आपके बेटे में है कि नहीं, तो वो DNA बताएगा। और प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन के लिए है ना, प्रोटीन संवाहक का काम कौन करता है बच्चों? RNA कार्य करता है। जब DNA की संरचना पढ़ोगे बच्चों तो डबल हेलिक्स पाया जाएगा। कैसा? डबल हेलिक्स संरचना। लेकिन जब RNA की बात करते हैं बच्चों तो ये सिंगल, एकल हेलिक्स होता है। ठीक है, ये जो आपका DNA है सभी जीवों में पाया जाता है, और ये जो RNA कुछ वायरस में पाया जाता है। मनुष्यों में क्या पाया जाएगा बताओ जरा? मनुष्यों में बच्चों देखो ये पैतृक गुण का वाहक है, ये प्रोटीन के निर्माण में सहयोग करता है। तो 3-4 अंतर आपको ऐसे भी पता हो गया कि DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA में बच्चों डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, RNA में राइबोज शर्करा पाया जाएगा। DNA में बच्चों थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और RNA में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये RNA में, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन बच्चों किसमें? DNA में पाया जाता है। ये डबल हेलिक्स संरचना है, और RNA सिंगल हेलिक्स यानी एकल हेलिक्स संरचना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। पैतृक गुण होता है और प्रोटीन निर्माण में RNA सहयोग करता है। वाह यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टीफन अभिक्रिया जो आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। स्टीफन अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। ये बड़ा सा लोचा जैसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है बच्चों, हम इसको आपको समझा देते हैं। ये आपके साइनाइड के माध्यम से होता है। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड मतलब जैसे हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट बच्चों एल्किल साइनाइड, तो यहां पे ले लेते हैं CH3, ये हो गया मेथिल, और CN का मतलब हो गया मेथिल साइनाइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपचयन की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन जितना चाहे हम ले सकते हैं, प्लस HCl की उपस्थिति में ही क्रिया होगी बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम
HCl के द्वारा ही आप चयन कराएंगे तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब जैसे आपने यहाँ HCl लिख दिया तो यहाँ पर केवल जो उत्प्रेरक है SnCl2 ले लो, है ना, टिन क्लोराइड ले लो बच्चों, और आप HCl नीचे ना भी लोगे तो भी चलेगा। अब चयन में पूरा का पूरा योग होता है। तो जैसे बच्चों CH3 है, हमने लिया, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है, देख लो जरा, कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है बच्चों, और नाइट्रोजन है। अब HCl तो पूरा का पूरा योग हो जाता है, ठीक है बच्चों, HCl पूरा का पूरा योग हो गया। अब यहां पे जो नाइट्रोजन है और कार्बन है, यहां पे अपचयन होगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाकर जुड़ेगा, कार्बन के पास जुड़ेगा, तो ये आपका कार्बन के पास जुड़ गया। लेकिन भाई साहब बैलेंसी पूरी करानी है तो HCl तो पूरा योग हुआ है, नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता होती है, नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता होती है, तो भाई एक बंध हाइड्रोजन के साथ करेगा, एक बंध हाइड्रोजन के साथ, एक बंध कार्बन के साथ और एक बंध HCl के साथ। और इसमें बच्चों हम जब H2O मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं तो देखना ऑक्सीजन जो है इससे प्यार मोहब्बत करता है तो CH3CHO बनाता है, और साथ में NH है ना बच्चों, NH है ना, तो H कितने हो गए, 2 यहां पे 2 यहां पे 4, NH4Cl नौसादर बना देता है। क्या बनाता है बच्चों, NH4Cl, ये अलग हो जाता है, इसकी कहानी खत्म। तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिया था, एल्किल साइनाइड। यहाँ पर आप एथिल लोगे तो एथिल साइनाइड से आपका एथिल का, है ना बच्चों, 3 कार्बन का बनेगा। जब आपने यहाँ पर मेथिल लिया है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना। यहाँ पर तो एल्किल समूह हम कोई भी जोड़ सकते हैं। तो जब एल्किल साइनाइड की बात करते हैं बच्चों, है ना, ईथर या एथिल एसीटेट में विलेकर उसका SnCl2 रेसियल द्वारा अपचयन कराया जाता है ना, आसवन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब क्रिया बच्चों जितने बार आप रिवीजन करोगे, अब क्रिया जितने बार रिवीजन करोगे, जितने बार लिख लिख के पढ़ोगे उतना अच्छे से तैयार होगा। और यदि कोई सोचेगा कि भाई ऐसे 2 मिनट में तैयार हो जाए तो बहुत कठिन बात है। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। अब क्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, कोई 2 आपको तैयार करना बच्चों, बस खत्म, है ना। अब क्रिया की दर मैंने बहुत बारीकी से समझाया है कि समय के साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। और जब दर स्थिरांक की बात करते हैं तो दर स्थिरांक क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की एक स्थिरांक है, एक नियतांक है। ठीक है बच्चों, क्या है, नियतांक है, स्थिरांक है। ठीक है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये स्थिरांक है। इसमें बच्चों ये जो अभिक्रिया की दर है ये अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो दर स्थिरांक है ये बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की एक नियतांक है, इसलिए सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। इसकी जो इकाई है मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये है बच्चों। ठीक है, जबकि इसकी इकाई प्रथम कोटि की, शून्य कोटि की, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इसकी इकाई बच्चों हम अलग से निकालते हैं, यानी इसकी एक फिक्स इकाई नहीं होती है, ये अभिक्रिया की कोटि के आधार पर निर्भर करती है। किसकी, दर स्थिरांक, यानी शून्य कोटि की दर स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तो ये अभिक्रिया की कोटि पर दर स्थिरांक की इकाई निकाला जा सकता है। तो 3 अंतर मैंने बता दिया बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए, गोलिकाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर, ये तो सुपरफास्ट रिवीजन है, फटाफट तैयार कर लो। रेशेदार प्रोटीन कैसे होगा बच्चों, धागेनुमा होता है, लेकिन गोलिकाकार प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन आपस में मिलकर के ऐसे गोलिकाकार प्रोटीन गोले आकार का बना लेते हैं। ठीक है, ये अघुलनशील है जल में, जल की बात करते हैं बच्चों तो जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। उदाहरण आप एक एक तैयार कर लो। रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है बाल ऊन में जो कीरेटिन पाया जाता है बच्चों, है ना, ये मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है, कीरेटिन बाल और ऊन में पाया जाता है, तो ये आपका रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। और इसका बच्चों इंसुलिन एवं एल्बुमिन, इंसुलिन जो होता है बच्चों आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसके पाचन में सहयोग करता है। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह जैसे विकार उत्पन्न हो जाता है, मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो रेशेदार प्रोटीन कैसे होता है, धागेनुमा संरचना होता है, इसका गोलाकार संरचना
होता है, जल में अघुलनशील जबकि जल में विलेय होता है। उदाहरण है केराटिन, मायोसिन, इसका उदाहरण बच्चों इंसुलिन एवं एल्बुमिन। चीजें तैयार हो गई होगी आज सभी क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं। हेनरी का नियम बच्चों हमने बहुत बार समझाया है, हो सकता है कोई बच्चा ने देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। जैसे आप बच्चों एक पात्र ले रहे हो, ठीक है, एक पात्र ले रहे हो और पात्र में बच्चों आपने द्रव भरा है। क्या भरा है? द्रव भरा है, ठीक है। वो द्रव कैसा, ये पात्र है, ठीक है। पात्र में आपने कोई द्रव भर दिया, द्रव कुछ इस तरीके से भर दिया आपने। अब इसमें आप चाहते हो कि ये द्रव खराब ना हो तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड भर दें, ठीक है बच्चों। क्या भर दें? कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा कलर चेंज कर लो सर तो ठीक रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर हम भर रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे मिलेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे हैं तो इसमें मिलना भी चाहिए ना, क्या मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा? तो ये जितना हम दाब लगाएंगे, जितना हम दाब लगाएंगे उतना ही उसकी द्रव्यमान की मात्रा उस पर मिलेगी बच्चों। समझ रहे हैं ना? कुछ समझ में आया कि भाई यदि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता की बात करें, है ना, गैस की जो है बच्चों द्रव में विलेयता यानी गैस हम इसमें मिलाना चाहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय पदार्थ आपने देखा होगा, उसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो। तो इस पर जो गैस की विलेयता है वो इस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि जो m है बच्चों वो समानुपाती होगा p के, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बस इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्थिरांक हम बटे में लेते हैं, बाकी दोनों चीज वही है। यानी किसी भी द्रव में किसी गैस की विलेयता है ना, उस पर यानी दाब द्वारा मतलब जो गैस पर लगाया गया दाब है बच्चों उसके समानुपाती होता है। यानी गैस कितनी मात्रा में मिल रही है बच्चों वो गैस पर दाब के ऊपर निर्भर करता है, कितने दाब से हम वहां पर भर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि यह तनु विलयन के लिए होता है, सांद्र विलयन के लिए हो सकता है क्रिया कर ले बच्चों। यह उच्च ताप और निम्न दाब पर कार्य करता है, तापमान थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और दाब जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया ना करें। नहीं तो पता चला हम गैस को मिला रहे हैं किसी द्रव में और वो द्रव के ही साथ क्रिया कर ले, तो भाई ऐसा ना हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः पेय पदार्थ में मिलाया जाता है कि मिल तो जाए लेकिन क्रिया करके कोई खतरनाक चीज ना बना ले बच्चों, ठीक है। इसका उपयोग कहां होता है? तो गोताखोर जब है ना सिलेंडर लेकर गहराइयों पर, समुद्र के गहराई पे जाते हैं बच्चों, तो सिलेंडर में क्या होता है, अत्यधिक दाब के साथ द्रव और गैस का मिश्रण भरा जाता है, ठीक है। शीतल पेय पदार्थों में हमने आपको बढ़िया एग्जाम्पल बता दिया। अब गर्मी आने वाला है, गर्मी के सीजन में कोका कोला ठंडा है ना, बहुत प्रकार के आप लोग देखो बच्चों, स्प्राइट है, माजा है, सारी चीजों में कुछ ना कुछ गैसें भरी रहती ताकि वो खराब ना हो, अत्यधिक दाब के साथ भरा जाता है। तो ये हेनरी का अनुप्रयोग है बच्चों, जिसकी सीमाएं और ये आप लोग इनका उपयोग तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन हो गए हैं लगभग जितने मैंने आज लेकर आया था, लेकिन आप लोगों से आखिरी उम्मीद यही रहती है कि प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब इसमें कम से कम मैक्सिमम आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा। बाकी जिन बच्चों ने हमारे नोट्स को अभी तक लिया नहीं है तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका 9685 29 91 49। हाँ बच्चों, प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, मात्र 100 रुपए बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें, प्रॉपर रूप से विथ ऑब्जेक्टिव अब दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसके साथ फ्री रहेगा अभी एग्जाम के पहले तक, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।